मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज डीपी क्लासेस की जो पॉलिटी की क्लास है उसमें हम लोग संविधान संशोधन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप पहले की तरह देखें तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरी पॉलिटी के सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। आप स्टार्ट टू एंड देख सकते हैं। तो डीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाकर के आप बाकी के जो ये 37 आज लेक्चर है, बाकी के जो 36 लेक्चर हैं उनको आप शुरू से देख सकते हैं। आइए देखते हैं संविधान संशोधन से संबंधित क्या प्रावधान है। भारत में संविधान को लचीला बनाया गया है क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं को यह पता था कि एक दिन जो आज हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, समय और परिस्थितियां बदलेंगी। इसके अनुकूल देश फिर से उसी गति से आगे बढ़ता रहे जिस भावना के साथ इस संविधान का निर्माण किया गया है। ऐसे में संविधान के नियम कानूनों को परंपरावादी न हो जाएं, गतिशील रहें और समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें सामंजस्य बना रहे। इसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान के भाग 20 में इसके अनुच्छेद 368 में भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत की जो संसद है वह भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और इस पर क्या क्या निर्बंधन है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या प्रक्रिया है, इसको लेकर के हमसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्रतियोगी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को आप पूरा देखें, तब आप समझ पाएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है, क्या वह सरल है कि कठिन है, कितनी उपयुक्त है और उसके वर्तमान में क्या मायने हैं। तो आइए देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का स्रोत क्या है, कहाँ से हम ये सोर्स है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया। तो इसका उल्लेख अगर आप सोर्सेज वाले वीडियो में आपने देखा हो तो आपके पास तुरंत इसका उत्तर होगा कि यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीकी संविधान से इसको लिया गया है स्रोत। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है संविधान संशोधन शब्द का, तो मैंने आपको बताया कि ये भाग 20 में मिलेगा। भाग 20 में एक अनुच्छेद का वर्णन है, वो है 368। तो 368 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। संविधान संशोधन का मतलब हो गया नियम कानूनों में परिवर्तन, जो हमारे अनुच्छेद हैं। तो ये परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, ये पहला सवाल। कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद एकमात्र स्थान है जहां पर भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और वह है संसद। आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका तात्पर्य इन तीनों से है। तो ये तीनों मिलकर संशोधन करते हैं, अर्थात संसद करती है। संसद यदि संशोधन कर सकती है तो संविधान के किसमें या कितने भाग में संशोधन कर सकती है? किसमें संशोधन कर सकती है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, अन्य प्रावधानों में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है और किसी भी भाग में कर सकती है। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन किया जा सकता है। निर्बंधन क्या है? तो मैंने आपको बताया था मूल अधिकारों को पढ़ाते समय कि केशवानंद भारती विवाद के पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संविधान के किसी भी भाग में भारतीय संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन उसमें सकारात्मक वृद्धि की जा सकती है, नकारात्मक नहीं, और आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का पालन होना आवश्यक है, यह यहाँ पर एक निर्बंधन लगाता है। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि संशोधन किसी भी भाग में हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है संशोधन की प्रक्रिया। यदि किसी संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो किस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो हम आपको बताएं कि भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो पहला होगा, जो प्रक्रिया में सर्वप्रथम आएगा,
संविधान संशोधन विधेयक। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को लाने के पूर्व राष्ट्रपति की सहमति की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक जब प्रस्तुत होगा तो वह सदन उसे पारित करेगा। अब पारित करने को लेकर यहाँ पर शर्तें आएंगी कि वह साधारण बहुमत से पारित करेगा, कि विशेष बहुमत से पारित करेगा, कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा पारित करेगा। 3 तरीके से वो पारित करेगा संसद। तो अभी हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से विषय आते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि संसद का प्रत्येक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों उसको पारित करेंगे। तो प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना चाहिए। यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे कि यदि लोकसभा, जो कि जनता का लोकप्रिय सदन है, यदि किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दे और उसे भेजा जाए राज्यसभा में और वह उसे खारिज कर दे, अर्थात वहाँ पर पारित न हो सके, तो लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा ने खारिज कर दिया है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह संविधान संशोधन विधेयक पूर्णतया शून्य हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, अर्थात नहीं होगा। बाकी विधेयकों में आप जानते हैं कि उसमें क्या होता था कि यदि लोकसभा ने पारित किया हो, राज्यसभा उसको अनुमति ना दे, विभेद हो, ऐसी स्थिति में क्या होता था? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता था, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते थे। ये मैंने आपको लोकसभा में पढ़ाया है। तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं। तो सदनों में मतभेद की स्थिति यदि अगर हुई तो संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। आप एग्जाम में इसको बिल्कुल रट लें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संयुक्त अधिवेशन की स्थिति नहीं होती है। इसमें प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा भी पारित करे और राज्यसभा भी पारित करे, वो विषय पर निर्भर करेगा कि साधारण बहुमत द्वारा करे कि विशेष बहुमत द्वारा करे। अभी इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो प्रत्येक सदन को पारित करना आवश्यक है। अब जब वह पारित कर देंगे दोनों सदन, तो क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों ने पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। यानी कि यहाँ पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो ये आपको एक लाइन में याद रहे, यानी कि इसको वो वापस नहीं लौटा सकते। बाकी विधेयकों में क्या स्थिति होती है? आप जानते हैं कि जब दोनों सदन पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो वह उसे एक बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि दोबारा पुनः ये दोनों सदन पारित करके भेजते हैं तो राष्ट्रपति महोदय उसे साइन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है। यदि दोनों सदनों ने पारित करके भेजा है तो राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करेंगे और वह संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले लेगा। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। इसको समझना बहुत ही आसान है। सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। भाग 20 अनुच्छेद 368 किसके द्वारा संशोधन हो सकता है? संसद। किसमें संशोधन हो सकता है? तो किसी भी भाग में, चाहे वो प्रस्तावना हो चाहे मूल अधिकार हो, किसी भी भाग में। क्या प्रक्रिया है? तो संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फिर प्रत्येक सदन द्वारा पारित होना आवश्यक है। उसके बाद मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन जब जाएगा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसे विषय हैं जिन पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के जरिए होती है। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर कर पूछे जाते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो सीधे पूछे जाएंगे
कि इनमें से कौन से विषय विशेष बहुमत और राज्यों के विशेष अनुसमर्थन द्वारा पारित किए जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। इन दोनों को समझना बहुत ही आवश्यक है। साधारण बहुमत को समझने के लिए आप जान लें कि आधे से अधिक उपस्थित, जो वहां पर उपस्थित हों और उनमें आधे से अधिक उपस्थित और आधे से अधिक, अर्थात उस सदन में जितने सांसद उस समय उपस्थित हैं उनमें आधे से अधिक 50% से ज़्यादा अगर वोटिंग हो जाती है तो उसे माना जाएगा कि वह साधारण बहुमत वहाँ पर है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं अगर आधे से ज़्यादा लोग मान्य कर रहे हैं तो वो साधारण बहुमत माना जाएगा। इसमें कोई समझने वाली ऐसी बात नहीं है। विशेष बहुमत में क्या है? विशेष बहुमत में क्या है? उस सदन की संख्या, यानी कि जो सदस्य हैं उनका आधा, कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, अर्थात उस सदन में जितने लोग हैं, अगर 552 लोग हैं तो उसका आधा, जितने लोग हैं उतने उससे अधिक हों और उपस्थित, जितने उसमें उपस्थित हों, उपस्थित के 2/3 बहुमत, यानी कि जितने उस सदन में उपस्थित हों उनका 2/3 होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि वो कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक वहाँ पर हों। ऐसा नहीं कि बहुत कम लोग ही बैठे हों और उन्हीं के उपस्थित का 2/3 हो जाए, तो ऐसा नहीं है। सदन में आधे से अधिक की संख्या होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ उपस्थित के 2/3 बहुमत, यानी कि जो प्रस्ताव पर जो पॉजिटिव वोटिंग होगी वो कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो और उपस्थित जो हों उनके 2/3 बहुमत से। तो इसे कहते हैं साधारण बहुमत और इसे कहते हैं विशेष बहुमत। कुछ ऐसे विषय हैं जिनको साधारण बहुमत के जरिए ही पारित कर दिया जाता है, लेकिन एक बात यहाँ जानने योग्य है कि संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के तहत केवल विशेष बहुमत का ही प्रावधान है, साधारण बहुमत का प्रावधान नहीं है। तो एक सीधी सी बात कहें तो साधारण बहुमत के जरिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं है। तो इसे संविधान संशोधन में मैंने रखा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें परिवर्तन करना भी, सामान्य परिवर्तन भी एक संशोधन ही माना जाता है, तो वो भी इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन इन्हें भी संशोधन का नाम दिया जाता है। लेकिन जब पूछा जाए कि क्या ये संविधान 368 के तहत संविधान संशोधन है, तो नहीं। जब वो 368 लिख के पूछा जाए कि अमुक संघ में नए राज्यों के प्रवेश से संबंधी यदि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11 में संशोधन किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा, तो क्या वह अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन है? तो नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कौन से माने जाएंगे? जो विशेष बहुमत से पारित होंगे, कुल सदस्यों के आधे से अधिक, जो कि उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 हों। तो इनमें कौन कौन से ऐसे हैं और इनमें कौन कौन से ऐसे हैं, इनके सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं साधारण बहुमत द्वारा किन में संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2(3) भाग 1 में आप जानते हैं कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, उनका निर्माण, क्षेत्र नाम, सीमा में परिवर्तन बहुत आसानी से कर दिया जाता है साधारण बहुमत द्वारा। इसी तरीके से सिटीजनशिप संबंधी जो बिल हैं वो भी साधारण बहुमत द्वारा हो जाते हैं। विधान परिषद का सृजन समापन आप जानते हैं कि संसद द्वारा जो होता है वो सामान्य बहुमत से ही होता है। इसी तरीके से संघ राज्य क्षेत्र के लिए अगर विधानमंडल का सृजन करना है, जैसे दिल्ली के लिए किया गया है, पुदुचेरी के लिए किया गया है, तो इनके लिए किससे करेंगे? साधारण बहुमत से। अनुसूची 2 में क्या है? तो जो भारत के प्राधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायालय के जो न्यायाधीश लोग हैं, उनके वेतन भत्ते, पेंशन है, इनमें भी साधारण बहुमत द्वारा आप देखते हैं हमेशा ताली बजा के काम हो जाता है। तो साधारण बहुमत, इसमें कार्य साधारण बहुमत से ये हो जाएगा। अनुसूची 5 और 6 आप जानते हैं कि अनुसूची 5 SC ST प्रशासन का है। आपने क्या अनुसूचियों का हमारा वीडियो पढ़ा है? एक बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। SC ST प्रशासन से संबंधित है। अगर
अनुसूची 6 देखें तो आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था AMTM, अर्थात जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं उन राज्यों की सीमा वाले राज्य हैं ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रहे कि हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप इसको जाके मेरे उस वीडियो में देखिएगा। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो राज्य हैं उनकी जनजातीय प्रशासन, मैं ST प्रशासन लिख दे रहा हूँ, ST प्रशासन। तो अनुसूची 6 के तहत इनसे संबंधित प्रावधानों को बदलना है तो साधारण बहुमत द्वारा। अनुसूची 8 क्या है? भाषा है। तो अनुसूचियाँ तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपके 1-2 नंबर तो हमेशा ये लेके बैठे ही रहते हैं। तो अनुसूची इनमें जो 2, 5, 6, 8 हैं इनमें साधारण बहुमत द्वारा। अगर आप इनको ना भी याद करें तो केवल कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इनको रख लें। याद आपको एक्चुअली ये होने चाहिए क्योंकि इनके अलावा जितने भी संशोधन होंगे, वैसे ये सारे नहीं लिखे गए हैं, सामान्य परिस्थितियों वाले हैं जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ विशेष जो ये विशेष बहुमत वाले लिखे हैं ये लगभग सारे लिखे हुए हैं। तो इनके लिए प्रावधान है कि विशेष बहुमत होना चाहिए। और राज्यों का अनुसमर्थन का मतलब क्या हुआ? संसद तो प्रत्येक सदन अपने विशेष बहुमत से पारित करेगी ही। आधे से अधिक राज्य, जितने राज्य हैं, यानी कि इस समय वर्तमान स्थिति देखा जाए तो 28 राज्य हैं जम्मू कश्मीर के हटाने के बाद। तो 28 का आधा हो गया 14 और आधे से अधिक हो गया 15, मतलब कम से कम 15 राज्यों में भी इसका अनुसमर्थन किया जाए। समझने वाली बात क्या है, जब वो राज्यों के पास जाएगा तो वहाँ साधारण बहुमत से ही होगा। अब कंफ्यूजन ना होइए, इसमें कोई कंफ्यूज ना होइए। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कोई प्रावधान बदलना है, एक शॉर्टकट बता दूं, जब संघीय ढांचा से संबंधित कोई अनुच्छेद हो, एक ऐसा अनुच्छेद जिसका संबंध केंद्र राज्य के संबंधों पर आके टिकता हो, जहां पर भारत के संघीय ढांचा के तहत वो पद हो, संघीय ढांचा के तहत प्रावधान हो, तो उसके लिए आप बताइए कि क्या राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होगी? अवश्य होगी। आपने अभी देखा कि अभी जो एक बिल आया था वित्त से संबंधित, एक्चुअली याद नहीं आ रहा अभी, तो जो ऐसे संविधान संशोधन है, माफ़ कीजिएगा वो भी याद नहीं आ रहा, एकदम मुंह में नहीं आ रहा। तो विशेष बहुमत के तहत जो भी संघीय ढांचा से संबंधित बिल होगा, वह बिल इनमें इन परिस्थितियों में राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक होगा। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहां पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55, इसी तरीके से चाहे वो संघ हो चाहे राज्य, इनकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73 और 162 के तहत। तो यदि इनकी कार्यपालिका शक्ति विस्तृत की जाएगी तो वो संघ से टकराएगी, और संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत होगी तो राज्य से टकराएगी। तो इसीलिए इनको विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होगा। जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके लिए हाईकोर्ट, जैसे इस समय केवल दिल्ली में हाईकोर्ट है, तो उनकी स्थापना किसके जरिए की गई? विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। अब आइए देखते हैं कुछ यहाँ पर भाग 5 और भाग 6 में है। तो संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित मामले भी विशेष बहुमत से। इसी तरीके से भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है, संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, इनको लेकर विशेष बहुमत। अनुसूची 4 और 7, 4 क्या है? आपने पढ़ा है कि अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, अर्थात संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, क्योंकि राज्यसभा में तो राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो जब उनमें अगर सीटों में कोई बंटवारा या कोई परिवर्तन होगा तो भी विशेष बहुमत, क्योंकि वहाँ भी संघीय ढांचा है। इसी तरीके से देखा जाए तो अनुसूची 7, संघ राज्य समवर्ती सूची, 7वीं सूची क्या है? तो सूचियाँ, इनके विषय में यदि कोई परिवर्तन किया जाएगा तो भी विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया जाएगा। इसी तरीके से अगर खुद 368वें अनुच्छेद जो ये संविधान संशोधन है, इस अनुच्छेद में अगर करना हो संशोधन, अभी तक 3 बार किया जा चुका है, तो 368 में अगर खुद करना हो तो इसके लिए भी विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता
होगी। प्रक्रिया क्या होगी कि संसद के दोनों सदन इस प्रक्रिया द्वारा करेंगे। जब वो पारित कर देंगे, राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे, तो उस एक्ट को भेजा जाएगा सभी विधानमंडलों के पास। अब प्रत्येक विधानमंडल, चाहे वहाँ अगर विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद है तो दोनों पारित करेंगे। कैसे करेंगे? वो साधारण बहुमत से करेंगे। और अगर विधान परिषद नहीं है तो खाली विधानसभा। तो आधे से अधिक यदि विधानसभा उसको पारित कर देते हैं तो वो पारित माना जाएगा और बाद में फिर उसको अप्लाई कर दिया जाएगा, वो लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया है, बहुत ही आसान है। ये तो पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको डीपली यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन होता है। तो इनसे लेकर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आप एक बार देखें, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया है, और अगर टॉपिक समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी हमारी क्लासेस जो हैं आगे कंटिन्यू रहेंगी। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम पॉलिटी के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो लोग देख रहे हैं वो ज्योग्राफी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है उसके प्रीलिम्स के पहले ही हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ। तो साथियों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। आपका साथ, हमारी मेहनत और सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।